थैंक यू मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं, आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सर हाँ बताइए। आज बहुत कम लोग आए हैं, देखिए जौनपुर पाठशाला में। बहुत Good कम लोग आए morning. हैं आज, इस वजह से ठंडी Yes, ज्यादा हो sir. गई है, इस वजह से। नो सर, आज हमारी एक ही क्लास है, बस फिजिक्स की। सर आज एक ही क्लास है ना इसलिए। सर गुड इसलिए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज एक ही क्लास है। यस सर। हाँ, मुझे लग रहा है आप लोग की एक ही क्लासेस, शायद ऐसा है। यस सर, आज सर एक ही कल भी क्लास नहीं, है। कल भी नहीं थी। कल भी एक ही क्लास थी आपकी? हाँ सर एक कल ही भी क्लास दो है। थी सर। कल दो? केमिस्ट्री की नहीं थी कल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो हमारी तो है ही। शुरू करते हैं बच्चों। तो पोटेंशियल हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था पोटेंशियल के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये किया था बच्चों। इसमें देखिए, पोटेंशियल आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे सकता है, कुछ भी आ सकता है पोटेंशियल, ठीक है। और फिर वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखिएगा, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और जो भी पॉइंट दिया होगा उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे निकालना है, उसके हम लोगों ने बहुत सारे केसेस करे थे। कांस्टेंट है तो कैसे डील करना है, वेरिएबल है तो कैसे डील करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगली हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो हेडिंग पड़ जाएगी बच्चों अगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बढ़िया। हाँ एकदम एकदम एकदम। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के अंदर हम लोग कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कंडक्टर कैसे बिहेव करता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर की सरफेस कैसे बिहेव करती है, वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो मेन हेडिंग पड़ जाएगी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, और इसके अंदर वेरियस पॉइंट्स डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है, मैं इसको आपको दिखाता हूं पहला पॉइंट, और फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहला पॉइंट कहता है बच्चों, कहता है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर बच्चों कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, उसका कारण समझते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है कुछ इस तरह से, इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से फील्ड है। तो इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम लोगों ने कंडक्टर को रख दिया है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फील्ड है, और इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम लोगों ने कंडक्टर को रख दिया है। तो होगा क्या, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कंडक्टर, चूंकि बच्चों मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, तो इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कम हो जाएंगे, इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने एक्सटर्नल फील्ड इधर लगाई, जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा। अब देखिए बच्चों, इसकी ये जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए, ठीक है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के सेपरेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्जेस, ये जो चार्जेस हैं इनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। इसको हम लोग बोल देते हैं एफ एक्सटर्नल, बिकॉज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा। और चूंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर आएगा, एफ इंड्यूस्ड, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक कि ये दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए। शुरुआत में जब जैसे ही आप कंडक्टर को रखेंगे तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई नहीं है शुरुआत में, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का सेग्रीगेशन होता रहेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स के। इंड्यूस्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा E इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होगा E इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E से E कैंसिल हो जाएगा तो E इंड्यूस्ड आ जाएगा बराबर E एक्सटर्नल के। तो इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन तब तक चलता रहेगा, या इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस इंड्यूस तब तक होते रहेंगे जब तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। जैसे इंड्यूस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो इस इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0। तो कंडक्टर के अंदर जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, चार्जेस इंड्यूस होते हैं और इस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है और इलेक्ट्रॉन्स तब तक सेग्रीगेट होते रहेंगे जब तक ये दोनों फील्ड बराबर ना हो जाएं। जैसे ही ये दोनों फील्ड बराबर होते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर आप भले ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर ऑलवेज 0। इसलिए बच्चों कभी भी कंडक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ड्रॉ नहीं करते। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है तो इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ड्रॉ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, बाहर कुछ इस तरह से। कंडक्टर के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इधर से एंटर हो रहे हैं और इधर से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करते क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो आपको बच्चों ये हेडिंग मतलब ये लाइन लिखनी है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑलवेज, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं, हमेशा 0 रहेगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी शो नहीं करेंगे क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ऑलवेज। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं हो, कंडक्टर में चार्जेस हो नहीं हो, कुछ भी सिचुएशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज 0। कारण क्या है उसका? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं कंडक्टर को, चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देते हैं। तो बच्चों आप ये लिखिए और फिर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन है सारी चीज आपके सामने नोट कर लीजिए और जैसे हो जाए बताइएगा, अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए डन सर। ठीक, तो जो कंडक्टर न्यूट्रल हो, कंडक्टर चार्ज हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज 0। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा सवाल है, आप देखिए जरा, बताइए क्या सही है इसमें। A solid metallic sphere is placed in uniform electric Sir, field. fourth.
ओके, ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, है ना? क्यों फोर्थ क्यों सही है, बाकी ये क्यों गलत हो गए ये सारे? क्योंकि सर, वो कंडक्टर के अंदर से पास कर रही है। बिल्कुल, सर ये कंडक्टर के अंदर सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए कोई भी फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। ठीक, और देखिए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हमने एक चीज तो देख ली कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, पर मान लीजिए आप कोई ऐसा कंडक्टर ले लीजिए और इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दीजिए, ठीक है? एक्सटर्नल फील्ड कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? इस कंडक्टर को आप एक्सटर्नल फील्ड में रख दीजिए। जैसे ही आप इसको कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, ठीक है, इधर माइनस चार्ज, क्योंकि सारे नेगेटिव्स इधर आ जाएंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव्स इधर आ जाएंगे, ठीक है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर 0 होगी। लेकिन इस चार्ज के इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना, अब ये चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं तो इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगा कि फील्ड लाइंस इस पॉइंट से स्फीयर के अंदर जा रहे हैं या कंडक्टर के अंदर जा रहे हैं, और इस पॉइंट से कंडक्टर के बाहर आ रहे हैं, अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी। और जो बाकी फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से कंडक्टर के अंदर ऐसे, और यहां से कंडक्टर से बाहर। कुल मिला के जो भी फील्ड लाइंस कंडक्टर में एंटर हो रही होंगी या कंडक्टर से बाहर जा रही होंगी, सारी की सारी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना? सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? तो एक्सटर्नल फील्ड बच्चों, पहले ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है? जैसे ही आपने कंडक्टर को रखा तो कंडक्टर के आते ही फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगे, तो फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के एंटर होंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर होंगी, और जब बाहर निकल रही होंगी तब भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर निकल रही होंगी, और कुछ पास वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी, ठीक है? और बाकी फिर फील्ड लाइंस दूर वाली वैसे का वैसे ही रहेंगी, ठीक है? तो जैसे ही आप कंडक्टर को रखते हो, ध्यान देने वाली बात यह है, पिछले वाले प्रॉपर्टी में कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी, लेकिन जो भी फील्ड लाइंस कंडक्टर से इंटरैक्ट करेंगी, जो भी फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर जाएंगी या कंडक्टर से बाहर निकलेंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब रीजन क्या, कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है कि फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही क्यों निकलती हैं, परपेंडिकुलर ही क्यों एंटर होती हैं? बच्चों दो इसके कारण हैं, दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं एक एक करके दोनों तरीके आपको समझाता हूं। पहला तरीका है बच्चों की, जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर है या कंडक्टर के अंदर बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट सरफेस ऑफ कंडक्टर और विद इन कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल या सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। सर इसका क्या कारण हो गया? तो कल मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब अगर कहीं पे कंडक्टर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, ये पॉइंट ए हो गया सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये पॉइंट बी हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे पॉइंट सी हो गया, अगला सरफेस पे, सरफेस यानी कंडक्टर को छोड़ के आप बाहर चले जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट डी जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पर यहां सब पॉइंट में ए बी सी, इन सारे पॉइंट्स में जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। तो कंडक्टर के सरफेस पे या विद इन कंडक्टर पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लीजिए पोटेंशियल एट ए 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल एट बी 10 वोल्ट होगा, पोटेंशियल एट सी 10 वोल्ट होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट होगी। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और विद इन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। तो सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो सरफेस ऑफ कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस।
और बच्चों कोई भी सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलरली बाहर जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीजन बताने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, आप लोग इतना लिख लीजिए बच्चों, फिर मैं दूसरी लाइन दूसरा कारण आपको बताता हूँ। इतना लिख लीजिए फटाफट सर से। ये जो आपने बी पॉइंट बनाया है इसमें हेडिंग का नाम बता दीजिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के अंदर दूसरा पॉइंट है। हाँ बताइए। बैक स्लाइड देखिए। अब रुक जाइए, पहले ये लिख लीजिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर जो ये बी पॉइंट है इस पे भी सेम होगा, नॉर्मल होगा? हाँ नॉर्मल मतलब ए बी और सी पे पोटेंशियल बराबर होंगे, ए बी और सी पे पोटेंशियल बराबर होंगे। डी पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, डी पॉइंट पे अलग होगा क्योंकि वो कंडक्टर के बाहर है। कंडक्टर की सरफेस पे या कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ओके सर, थैंक यू। सर ठीक, तो बच्चों ये पहला कारण हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस एंटर होंगी तो परपेंडिकुलरली एंटर होंगी, कंडक्टर की सरफेस से बाहर जाएंगी तो परपेंडिकुलरली बाहर जाएंगी। उसका कारण क्या है? एक पहला कारण ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टर की सरफेस, और कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल बराबर रहता है, सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे तो भी बराबर रहेगा। तो इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर जाती हैं और अंदर आती हैं। दूसरा कारण बच्चों मैं थोड़ा समझाता हूं, देखिए दूसरी वजह ये है कि अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर नहीं आती और परपेंडिकुलरली अंदर भी नहीं जाते हैं ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, कुछ रैंडम एंगल पे जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे 30 डिग्री पे जा रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, बस समझाने के लिए मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं जाते हैं, लेट्स से 30 डिग्री एंगल पे जाते हैं, ठीक है। सरफेस से 30 डिग्री बना रहे हैं एंगल, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। सरफेस से 30 डिग्री एंगल पे फील्ड लाइन जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, अगर सरफेस से 30 डिग्री एंगल पे मान लीजिए जाते हैं, 90 डिग्री पे नहीं जाते, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ये है तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट अलोंग द कंडक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह से, इसका कॉस कंपोनेंट। अब ये कॉस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पैरेलल टू कंडक्टर है, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये जो चार्जेस हैं इन पे फोर्स लगाएगा और चार्जेस को मूव कराना शुरू कर देगा, रोटेट कराना शुरू कर देगा ना। जब चार्जेस मूव करेंगे तो कंडक्टर में करंट मिल जाएगा। पर देखा गया कि कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें कोई करंट नहीं मिलती है। अगर हमें करंट नहीं मिल रही है इसका मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं मतलब पैरेलल कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, पैरेलल कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये वाली फील्ड ऐसे कोई 30 डिग्री एंगल नहीं बना रही, क्योंकि 30 डिग्री बनाएगी तो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट आएगा तो चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मूव करेंगे तो करंट मिलेगी। पर ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है कि चार्जेस मूव करते, चार्जेस नहीं मूव करते, चार्जेस नहीं मूव करते मतलब चार्जेस पे फोर्स नहीं लग रहा है, चार्जेस पे फोर्स नहीं लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फील्ड को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हुई ना तो इसका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको बोल के लिखवा देता हूं आपको। दूसरी वजह, पहली वजह तो ये है, ये फर्स्ट रीजन हो गया, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बोल के लिखवा देता हूं, लिखिए। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं बोल देता हूं, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज there is no movement of charge, there is no movement of charge on surface of conductor
there is no movement of charge on surface of conductor, it means electric field lines have to be perpendicular to surface. Electric field lines have to be electric field अरे lines एक बार रिपीट कर दो। कहां से रिपीट करना है? पूरा लिखिए, यस सर। लिखिए। सर हमारी क्लास की लड़की बहुत बोल रही हैं। लड़कियां बोल रही हैं बहुत? यस सर। सर 4 5 आई हैं, सारे बोलने में ही हैं ये। सारे बोल, शांत हो जाइए भाई, मुरादाबाद पाठशाला, शांति से सुनिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करिए। हाँ लिखिए, there is no movement of charge on surface of conductor, hence electric field lines have to be perpendicular to surface. Hence electric field lines have to be perpendicular to surface. बच्चों जो लोग लेट आए थे वो एक पे, मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई है, तो लगभग आप 6 से 7 लाइन छोड़ दीजिए पहली वाली प्रॉपर्टी के लिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें बच्चों आप एक भी एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह दिख जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला भी है कि अगर आप कुछ एंगल पे मानेंगे तो चार्जेस मूव करने लगेंगे, वैसा होता नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। आइए थर्ड प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। यानी अगर आप कंडक्टर को देखते हैं, है ना, कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, और आप इस कंडक्टर में कुछ एक्सेस चार्ज दें। एक्सेस चार्ज मतलब बच्चों जैसे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, वो तो न्यूट्रल कंडक्टर में होता ही है। अगर आप कुछ एक्सेस चार्ज दे देते हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा चार्ज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना कंडक्टर में +4 या प्लस का क्यू चार्ज दे दिया कंडक्टर के वॉल्यूम पे, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज ऐसे रख दिए, तो ये कभी भी वॉल्यूम पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। जो भी आप चार्ज देंगे सारे के सारे चार्ज सरफेस पे पहुंच जाएंगे, है ना। कोई भी चार्ज आपको वॉल्यूम पे नहीं दिखेगा, सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे पहुंच जाएंगे, सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे पहुंच जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पे चार्जेस नहीं एग्जिस्ट कर सकते। बच्चों अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे कि ऐसा क्यों होता है तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी फिर मैं समझाता हूं इसको। कि अगर हम लोग चार्जेस देते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे पहुंच जाता है, वॉल्यूम में कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, जो भी चार्ज आप देंगे सारा का सारा सरफेस पे पहुंच जाएगा। कारण क्या है सर ऐसा क्यों? हाँ बताइए सर। अगर उसके इंटीरियर में अगर चार्ज रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। ओके ठीक है, और फिर वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा सर, पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल वो भी डिफरेंस। ठीक है। देखिए चार्जेस देंगे बच्चों तो सारे के सारे चार्जेस सरफेस पहुंच जाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और इस पे गॉस लॉ लिखते हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए। तो गॉसियन सरफेस के लिए बच्चों अगर आप गॉस लॉ लिखेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q enclosed within this Gaussian surface divided by epsilon naught। जहां पे बच्चों e डॉट ds है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे e डॉट ds लेके जोड़ना है। तो बच्चों देखिए चूंकि ये गॉसियन सरफेस पूरी विद इन कंडक्टर है, तो इसके हर पॉइंट पे, जैसे बच्चों ए बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, जितने भी गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने जो सेलेक्ट करे हैं विद इन कंडक्टर, इन सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0 सर। यस। कारण क्या है, क्यों 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? कंडक्टर के अंदर है ना, कंडक्टर के अंदर है, एब्सोल्युटली। अगर ये कंडक्टर के अंदर बच्चों तो ये पूरा क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर e डॉट ds 0 होगा तो ये लिख देंगे आप q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज एनक्लोज्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चार्ज एनक्लोज 0 इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है।
अब ऐसे ही आप कोई भी गॉसियन सरफेस, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आप ऐसी गॉसियन सरफेस ले लीजिए जो जस्ट विद इन कंडक्टर है, ऐसी गॉसियन सरफेस जो कि जस्ट विद इन कंडक्टर है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी हर पॉइंट पे सेम एक्सप्लेनेशन, E का वैल्यू 0 तो Q एनक्लोज 0 इस गॉसियन सरफेस के लिए भी हो जाएगा। यानी ये जो बिल्कुल सरफेस के अंदर वाली गॉसियन सरफेस है, सेम एक्सप्लेनेशन उसके लिए भी कि इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हर पॉइंट पे। तो चार्ज एनक्लोज 0, कोई चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि सारा का सारा चार्ज जो भी आप देंगे वो सब कुछ सरफेस पे पहुंच जाएगा, विद इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। एक और एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं कि जैसे आप चार्जेस देंगे, मान लीजिए पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिए, तो चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा और ये कंडक्टर है ना, तो चार्ज मूव कर सकते हैं। तो रिपल्शन की वजह से चार्जेस अपनी दूरी मैक्सिमम रखना चाहेंगे, तो जो भी चार्ज देंगे सब मैक्सिमम सेपरेशन पे जाना चाहते हैं, जितना दूर पॉसिबल हो सकता है। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? बाउंड्री ऑफ कंडक्टर तक जा सकते हैं, तो सब बिल्कुल बाउंड्री ऑफ कंडक्टर पे पहुंच जाएंगे। दो एक्सप्लेनेशन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए बच्चों प्रॉपर्टी और एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। डन सर। ओके हो गया सर। ठीक, अगली प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों। इसमें ध्यान रखना है कि जो भी आप चार्ज देंगे कंडक्टर को, सारा का सारा चार्ज वॉल्यूम में चला, सॉरी सरफेस पे चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। बच्चों इसी के अंदर एक और पॉइंट सुन लीजिए, ये तो हमने सीख लिया कि अगर कंडक्टर को आप चार्ज देंगे वॉल्यूम में तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज और समझिए कि सरफेस पे आ जाएगा, ये बात सच है, पर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है कंडक्टर, आइसोलेटेड है, कोई आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपने उसको चार्ज दिया कंडक्टर को, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ कंडक्टर है, ठीक है, रैंडम शेप्ड कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, कुछ इस तरह से चार्जेस सरफेस पे आ गए, ठीक है। अब बच्चों ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सरफेस पे जो चार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। सर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कैसा होगा, कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा, बताता हूं, देखिए जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। सिग्मा होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये ट्रू है बच्चों फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के आसपास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, ये आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ट्रू है। सर कैसे, मतलब कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या हो गया? मतलब जहां जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा बच्चों, आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जहां जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे बच्चों अगर मैं इस वाले पॉइंट को देख लूं, है ना, यहाँ पे पॉइंट ए मान लेता हूं, ठीक है, इस पे कंपेयर करते हैं, और एक यहाँ पे लेते हैं बच्चों पॉइंट बी। तो पॉइंट बी और पॉइंट ए बच्चों अगर मैं आप दोनों को कंपेयर करने के लिए बोलूं, कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा? सर ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा सर, ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा और बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो पॉइंटी सरफेसेस जो होती हैं वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, जो मतलब आप क्या बोलिए स्मूथ कर्व्स जो होते हैं उनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे पता चलता है सर हम लोग को? आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आप ऐसा सोचिए जिस सर्कल का ये हिस्सा है ये कर्व, तो उसका रेडियस बच्चों कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए ज्यादा है। अगर आप यहां पे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो एक बहुत आपको स्मॉल सर्कल, ये इस वाले सर्कल का हिस्सा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। इसी वजह से सिग्मा चार्ज डेंसिटी एट बी विल बी मोर देन चार्ज डेंसिटी एट ए। तो इसको आपको याद कैसे रखना है बच्चों कि यस सरफेस पे आ जाएगा चार्ज पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उन पॉइंट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा जो पॉइंटी, तो पॉइंटी सरफेसेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेसेस। पॉइंटी सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेसेस।
बच्चों अगर जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज दिया गया है और 3 पॉइंट्स आपसे पूछ दिया गया है, एक चार्ज मान लीजिए दिया गया कंडक्टर को, ये पूरा का पूरा चार्ज सरफेस में आ जाएगा, एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट है, तो पूछ जाएगी तीनों में से सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पॉइंट पे होगी, तो आप क्या वाई पर होगी पॉइंट वाई पे सबसे ज्यादा सरफेस वाई चार्ज, पे। हाँ क्योंकि पॉइंट वाई Yes, sir. पॉइंटी सरफेस है, मतलब सरफेस का वो पार्ट है जहां पे पॉइंटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाई पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी करेंगे। हटा रहा हूं बच्चों ये स्लाइड, डन सर। अगला देखिए। अगली प्रॉपर्टी बोल रही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये लिख चुके हैं बच्चों, किस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ये लिखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। सर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। हाँ सर वो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन जो लाइन, बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर होती है उसका है सर। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी एंटर होंगी और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर जाएंगी, उसका एक्सप्लेनेशन था ये, है ना। तो इसको आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वापस से आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा विद इन कंडक्टर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। मतलब इस स्टेटमेंट का ये है कि आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, आप सरफेस पे लीजिए, मैंने मान लीजिए बोल दिया कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर में यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो विद इन सेंटर ये भी 10 वोल्ट होगा, यहां पे भी 10 वोल्ट होगा, यहां पे भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है, कोई पॉइंट इधर ले लीजिए, यहां पे भी 10 वोल्ट होगा। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी थ्रू आउट द कंडक्टर, वही पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो लिख चुके बच्चों, इसको वापस से हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला बच्चों लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो एन कैप है बच्चों, ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। एन कैप डायरेक्शन बताता है, तो मैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा, तो आप एन कैप को इग्नोर कर दीजिए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कैसे ये रिजल्ट आता है इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कुछ पता करें। देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, ठीक है, और ये पॉइंट है, पॉइंट ए है जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर, है ना। पॉइंट ए बच्चों जस्ट आउटसाइड कंडक्टर है। ठीक है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और जो भी कर्वेचर है इस बॉडी का, उस कर्वेचर के आधार पे सिग्मा डिसाइड हो गया हर पॉइंट का। तो एक पॉइंट है जस्ट आउटसाइड, और एक पॉइंट ले लेता हूं मैं पॉइंट बी जो कि विद इन कंडक्टर है। ठीक है, दो पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, पॉइंट ए विद इन कंडक्टर। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हम लोग इसका डेराइव करेंगे, इसका रिजल्ट आसान है, डेरिवेशन ऐसा मुश्किल नहीं है, बस 2 मिनट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, बाकी आपको दिमाग में रहेगा। तो कैसे डेरिवेशन करना है देखिए थोड़ा सा। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। किस तरह की गॉसियन सरफेस है, तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसके एक सरफेस पे पॉइंट बी है और दूसरे सरफेस पे पॉइंट ए। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और पॉइंट बी पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई आप में से बता पाएगा? पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। कारण क्या बेटा? बिल्कुल सही जवाब है, 0। इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। एब्सोल्युटली। और पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें निकालना है कि कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये फाइंड करना है। अब आपने ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है बच्चों, और पॉइंट ए जस्ट आउटसाइड, मतलब कंडक्टर के सरफेस के बिल्कुल बाहर। ठीक है, तुरंत जैसे ही सरफेस कंडक्टर खत्म होता है वहीं पे पॉइंट है। ठीक, तो अब अगर कंडक्टर की मैं बात करूं बच्चों, तो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो भी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, अंदर तो फील्ड लाइन है ही नहीं बी पॉइंट पे। ठीक है, तो जो भी फील्ड लाइन जा रही होंगी इस तरह से जा रही होंगी। तो मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस या डीए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू रखनी है। ध्यान से देखिएगा, इस साइड वाली वैल्यू बच्चों आपको फ्लक्स बताती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए।
तो अगर आप फ्लक्स की बात देखें बच्चों, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड वाला सरफेस है उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। सारा का सारा जो फ्लक्स पास होगा वो केवल एक सरफेस से पास फ्लैट होगा, सरफेस। फ्लैट सरफेस से पास होगा, जो कि ये वाली सरफेस है। कर्व सरफेस से जीरो होगा। इस वाली फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों? इस वाली फ्लैट सरफेस से पास होने वाला जीरो, हो जाएगा। कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बिल्कुल। तो इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमको लिखना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो इस वाले फ्लैट सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मॉड ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस फ्लैट सरफेस एरिया का मैं एरिया ले लेता हूं ए, ठीक है, वो ए लिख दिया। अब क्यू एनक्लोज्ड क्या है बच्चों? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज होगा, ये चार्ज एनक्लोज होगा। ठीक है, ये चार्ज एनक्लोज होगा। सर इस एनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर इसका सरफेस एरिया ए है इस फ्लैट सरफेस का, तो ये जो आपने सरफेस लिया इसका भी एरिया ए है। अब इसमें चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी जो होगी इस पॉइंट की लोकल चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी। देखिए हर पॉइंट पे सिग्मा अलग अलग है। यहाँ पे सिग्मा कुछ सिग्मा 2 होगा, यहाँ पे सिग्मा कुछ 100 कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 200 होगा, डिपेंडिंग अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन पॉइंट ए पे जो सिग्मा की वैल्यू है उसको मैं पॉइंट ए पे जो चार्ज डेंसिटी उसको मैं सिग्मा बोल रहा हूं। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड का जो वैल्यू होगा वो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया होगा। तो यहां से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों जैसे पॉइंट ए पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट 2, और इस पॉइंट 2 पे सिग्मा की वैल्यू है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस पॉइंट 3 पे सिग्मा का वैल्यू है 40 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा एक काम करिए, मुझे पॉइंट 2 के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए। पॉइंट 2 के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड पॉइंट 2। तो बच्चों आप क्या आंसर करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड 10 जस्ट बाय एप्सिलॉन 10 बाय एप्सिलॉन नॉट सर। 10 बाय 10 बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन। नॉट, बिल्कुल। और मैं अगर 3 के जस्ट बाहर आपसे पूछ दूं, ये पॉइंट 3 है, यहाँ पे बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या आंसर 40 बाय एप्सिलॉन नॉट सर। 40 बाय एप्सिलॉन। तो कंडक्टर के हर पॉइंट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन की लोकल चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो जितनी चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। डेंसिटी सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे भी इतनी होगा ना सर उस पॉइंट के? फिर से बोलिए सर हम कह रहे हैं ये जो आपने जस्ट सरफेस के थोड़ा सा बाहर बताया, तो सरफेस पे भी इतनी होगा, सरफेस इसे बिल्कुल। सरफेस के बाहर की? बिल्कुल, सरफेस आप जस्ट क्रॉस करेंगे ना, सरफेस के जस्ट बाहर देखिए चार्ज की एक लेयर है, अगर आप उस चार्ज लेयर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आप चार्ज लेयर के जस्ट बाहर चले जाएंगे तो इतनी फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो ये सरफेस, ये जो चार्ज लेयर है, आप यहां पहुंच जाइए, बिल्कुल यहां पे सरफेस के जस्ट बाहर जहां पे चार्ज की लेयर है उसके जस्ट बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डन सर। ठीक डन सर। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है, वो भी मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे नोट कर लीजिए। देखिए जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये आपस में या निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। मतलब मैं अगर इस चार्ज पार्टिकल की बात करूं, मान लेते हैं मैं इसको पॉइंट कुछ ए बोल देता हूं, इस वाले चार्ज पॉइंट की बात करूं, तो अगर इसके पास
फ्रीडम हो तो ये चार्ज यहां से निकल के इन्फिनिटी जाना चाहता है, बिकॉज ये सारे चार्ज पार्टिकल मिलके इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंडक्टर से बंधा हुआ है, नहीं जा सकता ना, कंडक्टर छोड़ के नहीं जा सकता, तो इस पे एक नेट आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। इस नेट आउटवर्ड फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर का हर पॉइंट एक प्रेशर फील करता है, उस प्रेशर की वजह से उस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। क्योंकि सारे एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, कोई भी रहना नहीं चाहता एक दूसरे के आसपास, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ये बाहर जाना चाह रहा है पर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि कंडक्टर यहाँ पे एंड हो गया है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा दूर ऐसा कुछ और पाथ बना दें, यहाँ पे और कंडक्टर लगा दें, ठीक है, तो फिर चार्ज उस कंडक्टर में भी चला जाएगा। क्योंकि कंडक्टर की लिमिटेशन है, इतना ही कंडक्टर है, तो इस पे नेट बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। इस बाहर के फोर्स को अगर आप पर यूनिट एरिया डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू आती है बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप एज इट इज इसको नोट कर लीजिए। तो लोकल चार्ज डेंसिटी एक बार सिग्मा फिर से रखेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ड्राइव कर देंगे अगर मुमकिन। जरूरत तो नहीं है, पर आप कोई लोग बात नहीं, चाहते हैं तो हाँ, कोई बात नहीं, रहने दीजिए सर। जरूरत नहीं है, पर मतलब कर सकते हैं इसको डिराइव, कुछ ऐसा नहीं। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। डन सर। चलिए अब बच्चों एक हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। बेसिक बच्चों जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़े उस पे बेसिक कुछ सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है बच्चों, क्यूब ऑफ metal is given charge q, which of the following statement is true? Potential on the surface of the cube is 0, potential within cube is 0, electric field is normal to the surface of the cube, electric field varies within the cube. क्या ऑप्शन कहते सी। हैं? A B C D? सी C ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा सर। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही है, यस सर। ठीक है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ क्यूब 0 बोलना सही रहेगा क्या बच्चों, या पोटेंशियल विद इन द क्यूब 0? सर ये तो सर फोर्स हो जाएगा, सर हो जाएगा सर, फोर्स सर कांस्टेंट होता है ना। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, 0 होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर हम इन दोनों ऑप्शन को सही करना चाहते हैं तो पोटेंशियल की जगह क्या लिख देना चाहिए अगर सही करना चाहते पोटेंशियल हैं? डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला विद इन बेहतर द रहेगा। क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब इज 0, लेकिन बच्चों सरफेस ऑफ द क्यूब पे फिर कंडक्टर के बाहर मतलब कंडक्टर की सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये जरूर सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन क्यूब इज 0, ये 100% सही होगा। सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, तो लेकिन आप लोग बोलेंगे सर अभी तो हम लोगों ने कंडक्टर के जस्ट बाहर पढ़ा है। अब बच्चों कंडक्टर की सरफेस मतलब एकदम बिल्कुल पॉइंट जहां पे वो चार्ज लेयर खत्म होती है ना, वहीं पे है, तो आप इसको सरफेस पे या वेरी क्लोज टू सरफेस दोनों जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आप कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। खैर इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं। Which of the following statement is true for electrostatics of conductor? Electric field inside a conductor is non-zero in electrostatic equilibrium. Excess charge on a conductor reside on its surface in electrostatic equilibrium. Electrostatic potential is not constant throughout the volume of conductor. Electric field at the surface of conductor can be tangential to the surface. ऑप्शन हो जाएगा सर, बी ऑप्शन सर। Second डी वाला option. होगा, डी सर, बी सेकंड ऑप्शन, हाँ. सेकंड ऑप्शन। Excess charge on a conductor resides on its surface in electrostatic equilibrium. इसमें बच्चों इसको कांस्टेंट लिखते तो सही हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर कैन बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल नहीं होती, परपेंडिकुलर होती बिल्कुल। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब ये बच्चों मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इसको, तो करेंगे इसको सवाल आज ही करेंगे अगली क्लास में। कैविटी वाला ये भी रुक जाइए। ये देखिए बच्चों,
इन अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डी सर, ऑप्शन डी। हो जाएगा डी ऑप्शन ऑप्शन डी हो फोर्थ जाएगा। डी वाला डी होगा, ऑप्शन। डी वाला। लास्ट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स करते हैं, उसके बाद फिर से वापस आएंगे। तो बच्चों ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पे मैं आपको एक चीज कुछ डिस्कशन करता हूं। देखिए, तो हमने ये सीखा है कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मैंने आपको एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, अगर आप लोग को याद हो। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या बच्चों किसी को? कितना वो आया था वो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा सर सिग्मा अपॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 बाई 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल नॉट। यस ठीक है। अब उस चीज का हम लोग यहाँ पे क्यों मेंशन कर रहे हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट से मतलब ये है बच्चों कि आप चार्जेस ना मूव नहीं कर सकते। तो ये मान लीजिए आप ऐसा कि एक प्रोटॉन्स की ना आपने एक दीवार खड़ी कर दी है ना, फिक्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की एक दीवार खड़ी कर दी है। अब वो जो दीवार है वो इन्फिनिटी तक जाती है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पूरा प्लेन है, प्रोटॉन से बना हुआ प्लेन, तो वो कहलाता है नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, सब ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सर यानी हाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में यही हो रहा था ना कि उसमें दे ही नहीं रहा है कि कौन सा कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, तो हम लोग क्या लेके करेंगे उसमें? वैसे तो बताना चाहिए मेटल या कुछ ऐसा लिखा है, मेटालिक शीट, तो भी वो कंडक्टिंग होगा। तो अगर बस लिखा हुआ है कि सर एक लॉन्ग इनफिनिट वायर है, हाँ इसमें ये दिया हुआ है जो फॉर्मूले में यूज होगा, तो सर कौन सा हम लोग यूज करेंगे ये नहीं बता रहा है। ठीक है, तो देखिए वायर है तो फिर वायर है तो परेशान नहीं होना। शीट के केस में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का तकलीफ होता है, मैं ये डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद शायद सॉल्व हो जाएगा, या नहीं होगा तो फिर भी और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं बताता बाय डिफॉल्ट तो आप नॉन कंडक्टिंग लेके चलिए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा और चर्चा करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बच्चों इसको आप, मैं चाहता हूँ ना आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर चार्ज की एक इनफाइनाइट लेयर है, उसका चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो उस एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये दो लेयर नहीं, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक फील्ड लाइन इधर लिख देते हैं, एक फील्ड लाइन, ऐसा दो लेयर नहीं, लेयर एक। मतलब आप ये समझिए कि जैसे ये मेरा हाथ इनफाइनाइट शीट है, ये प्रोटॉन से मिलकर बना है, और ये जो मेरे हाथ की थिकनेस है वो प्रोटॉन के एक मतलब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की थिकनेस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि दो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, एक पॉजिटिव इधर, एक नहीं, एक ही लेयर है, एक लेयर है पॉजिटिव की, और वही प्रोटॉन से मिलकर बना है, एक लेयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी। ठीक है, तो एक ही लेयर है चार्ज। तो अगर एक लेयर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कंडक्टिंग शीट समझिए, ये तो नॉन कंडक्टिंग की वजह से हो गया। ठीक है, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग की वजह से। अब कंडक्टिंग की वजह से देखिएगा थोड़ा सा, कंडक्टिंग की वजह से जैसे मान लीजिए आप, ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, ये नीचे भी इन्फिनिटी जा रही है, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, बोर्ड के बाहर भी इनफाइनाइट, बोर्ड के अंदर भी इनफाइनाइट, ये कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, अब कंडक्टिंग शीट में देखिए क्या होता है। कंडक्टिंग शीट में अगर आप इसको सिग्मा चार्ज दे देते हैं, मान लीजिए हमारे पास चार्ज है और हमने इसको चार्ज दे दिया सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या बच्चों, जैसे आप इसको चार्ज देंगे तो मुझे बताइए चार्ज लेफ्ट वाले सरफेस पे आएगा, राइट वाले सरफेस पे आएगा, या दोनों सरफेस पे बराबर बराबर आएगा? क्या लगता है आपको? दोनों बराबर बराबर आ जाएगा सर। बराबर बराबर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज दोनों बराबर रहते हैं सर। दोनों बराबर आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो इसमें चार्ज देंगे, चार्ज फ्लो कर सकता है, और चार्ज चाहेगा कि मैक्सिमम दूरी पे चला जाए। अब इसका ये वाला एंड तो बच्चों इन्फिनिटी है, ये वाला एंड इन्फिनिटी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन यही हो सकता है। तो अगर आप इसको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की चार्ज डेंसिटी देंगे इस शीट को, तो होगा क्या, उसका आधा इधर आ जाएगा, यानी सिग्मा बाई 2 इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कुछ जगह पे निकालनी है। मान लीजिए मुझे यहां पे निकालना है, पॉइंट ए पे, और मुझे पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और मुझे पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो मुझे सबसे पहले बता दीजिए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये आप जीरो होगा। जीरो होगा। जीरो जीरो कारण क्या है? इनसाइड द Inside the कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड conductor. इन हाँ कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाली चार्ज लेयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाली चार्ज लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जीरो। तो दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट ए पे, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। Sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं? क्योंकि एक लेयर ये है, इस वाली लेयर की वजह से, जो राइट साइड वाली लेयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। और हमने पढ़ा है कि अगर एक लेयर है चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बाय एक लेयर की वजह से, है ना, एक लेयर की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन Sigma by नॉट। 2 epsilon naught. तो सिग्मा बाय 2 है ना, आधा लेयर है, और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक जैसे पॉइंट ए इसके पास है सिग्मा बाय 2, तो सिग्मा बाय 2 इसका चार्ज हो गया, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक चार्ज की लेयर है, एक चार्ज की लेयर, ध्यान सुनिए बच्चों, एक चार्ज की लेयर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2, तो ये सिग्मा हो गया डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। अब अगला, ये तो इस वाली लेयर की वजह से हो गया, इस वाली लेयर की वजह से देखेंगे, है ना, ये भी तो एक लेयर है, इसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। पर सर Yes, sir. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल कंडक्टर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगी, पर इसकी फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के अंदर नहीं आएंगी, पर इधर से तो एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका भी, इस वाली सरफेस का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा पॉइंट ए पे, ठीक है। तो इस वाली सरफेस पे भी आएगा, तो इसका भी बच्चों कितना है? सिग्मा बाई 2 डेंसिटी हो गई, और बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर एक चार्ज लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। जब बच्चों आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसा पढ़ें कि सिग्मा बाय 2 ऊपर और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आना भी यही चाहिए, कारण क्या है देखिए ध्यान से। कंडक्टर के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा लोकल चार्ज डेंसिटी है। ये पॉइंट बच्चों, ये जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है इसके जस्ट बाहर है, तो यहाँ पे लोकल चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है? जैसे ये पॉइंट ए सरफेस के जस्ट बाहर है, तो इसमें लोकल चार्ज Sigma by डेंसिटी 2. सिग्मा बाय 2। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सी लेता हूं बच्चों, तो सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Epsilon naught. क्योंकि सिग्मा बाय 2 यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी है। तो जैसे आपको बोल दिया जाए अ कंडक्टिंग प्लेट इज चार्ज्ड सच दैट इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो वो ऐसा नहीं कि बच्चों सिग्मा चार्ज दे रहे हैं या क्यू चार्ज दे रहे हैं। देखिए अगर आप वो बोला जाए कि क्यू चार्ज दिया है, तो क्यू बाई टू इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बाई टू इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको सवाल में बोला जाता है कि कंडक्टिंग प्लेट इज चार्ज्ड सच दैट इट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, इसका मतलब है कि वो इधर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेके चल रहे हैं, इधर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेके चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इधर वाला सिग्मा और इधर वाला सिग्मा दोनों की वजह से, ठीक है, तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप? जैसे सवाल में बोलते हैं कि कंडक्टिंग शीट है सच दैट इट हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, तो उसका मतलब हो गया कि इधर वाले सरफेस पे भी सिग्मा है और इधर वाले सरफेस पे भी सिग्मा है। तो वापस से मैं इस वाले पे आऊंगा, मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जनरली जो सवाल देते हैं वो क्या है। जनरली सवाल देते हैं कि एक इनफाइनाइट शीट है और उस इनफाइनाइट शीट के हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, तो उनका कहने का मतलब क्या होता है कि ये वाला चीज भी सिग्मा चार्ज है, ठीक है, ये वाली चीज भी सिग्मा चार्ज है और ये वाला सरफेस भी सिग्मा चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिग्मा चार्ज है, दोनों सरफेस सिग्मा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू दिस सरफेस, मान लीजिए मैं यहां पे लेता हूं पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्टर के जस्ट बाहर लोकल चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां पे लेता हूं पॉइंट बी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आप बीच में पॉइंट ले लेते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो आपका कंफ्यूजन होता है ना कि सर हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट लेते हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, कंडक्टिंग शीट लेते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाता है? उसका कारण ये है कि एक चार्ज लेयर की वजह से इसमें भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहा है। केवल अगर आप केवल इस वाले का इसको भूल जाएं कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो केवल इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, पर जो एडिशनल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है वो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों मिलकर सिग्मा बाय ऐड हो जाते हैं, ठीक है।
तो बच्चों इस पूरे डिस्कशन का देखिए मैं समझाना आपको क्या चाह रहा था कि नॉन कंडक्टिंग शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कंडक्टिंग शीट का सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। कारण उसका ये है कि जब आप कंडक्टिंग शीट लेते हैं तो चार्ज की 2 लेयर्स तैयार हो जाती हैं। अगर आपने दोनों लेयर्स का चार्ज डेंसिटी सिग्मा रखा है, जो कि सवालों में मिलेगा कि अ कंडक्टिंग शीट इनफाइनाइट शीट इज चार्ज दैट सच दैट इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, तो उसका मतलब फिर आप ये मत ले लीजिएगा कंफ्यूज हो गई कि अच्छा इसको सिग्मा दिया होगा सिग्मा बाई 2, नहीं नहीं नहीं। अगर उन्हें बोल दिया कि चार्ज सच दैट बोथ सरफेसेस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो फिर आपको ये वाला केस कंसीडर करना है कि दोनों सरफेस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो पॉइंट ए पे आ रही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आता है, क्योंकि एक ही चार्ज की लेयर है, और कंडक्टिंग शीट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसलिए आता है क्योंकि दो चार्ज लेयर है, एक चार्ज लेयर ये है और एक चार्ज लेयर ये है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। इस पॉइंट पे भी इस वाली का सिग्मा बाय 2, इस वाली का सिग्मा बाय 2, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कंडक्टिंग सरफेस में दो चार्ज लेयर तैयार हो जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती है। मेरी बात समझ में आई आप सबको? यस सर आगे समझ में आ गया। ठीक, तो बच्चों ये चाहो तो पहले ये वाला आप ये लिखना इनफाइनाइट शीट, और उसके बाद ये लिखना और एक्सप्लेनेशन लिखना कि दो लेयर चार्ज की तैयार हो जाती हैं। तो इनफाइनाइट शीट वाला आप नॉन कंडक्टिंग का लिख चुके हैं ऑलरेडी। कंडक्टिंग का डायग्राम ड्रॉ करिए, इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और लिखिए दो लेयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती है, एक का कंट्रीब्यूशन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। नोट कर लीजिए इसको, ये वाला करिएगा। हेडिंग क्या डाले? हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, एप्लीकेशन करेंगे, सवाल करेंगे। डन सर। सर डन। ठीक, आइए अब जो इसका कुछ सवाल करते हैं। जैसे इस तरह के सवाल बहुत फेमस हैं कि यहाँ पे ये प्लेट्स दे दी गई हैं, 3 large conducting sheets placed close and parallel to each other contain charges q minus 2q 3q respectively. Find electric field at point a b c d। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी बच्चों ए बी सी डी पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के जैसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले आप हर एक सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो निकालना जरूरी है। ठीक है, एक बार आप हर सरफेस पे चार्ज निकाल लेंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में हेल्प मिल जाएगी, है ना। फिर देखते हैं थोड़ा सा आगे, तो हर एक सरफेस पे चार्ज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, ए बी सी डी इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक सरफेस पे चार्ज पहले निकाल देंगे कि इस सरफेस पे चार्ज कितना है, इस पे 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 कितना है, और फिर सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना ए बी सी डी पे। तो सर हर पॉइंट पे मतलब हर सरफेस पे चार्जेस कैसे निकालें। तो बच्चों हर सरफेस पे चार्ज निकालने के लिए ध्यान रखिए, चार्ज
on outermost surface, charge on outermost surface, it is equal to sum of charge डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे कितने चार्ज आएंगे वो सारे चार्जेस को आप जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सम ऑफ चार्जेस करेंगे, ठीक है, तो कितना है q माइनस 2q प्लस 3q, तो q माइनस 2q प्लस 3q डिवाइडेड बाई 2। जब ये आप करेंगे बच्चों तो q माइनस 2q तो आ जाएगा माइनस q प्लस 3q 2q डिवाइडेड बाई 2। तो हर एक सरफेस बच्चों चार्ज आ जाएगा q। अब ये जो Q है ये आउटर मोस्ट सरफेस पे है। आउटर मोस्ट सरफेस पे कहने का क्या मतलब है कि जितना, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट का आउटर मोस्ट सरफेस ये है, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो Q आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले सरफेस के जो ये आउटर मोस्ट सरफेस, इस पूरे सिस्टम का आउटर मोस्ट सरफेस दूसरा वाला ये है, तो इस पे भी चार्ज प्लस Q आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है बच्चों कई सारे सवाल में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ हर एक प्लेट के सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप सारे चार्जेस को सम कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2, तो जितना ये चार्ज होगा ये आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा दोनों प्लेट्स के, यानी Q और 3Q के। अब चूंकि पूरा का चार्ज जो, अगर ये Q चार्ज था इस प्लेट पे और सारा का सारा आउटर सरफेस पे आ गया है, तो इस वाले सरफेस पे कितना बचेगा, जो अंदर वाली सरफेस है पहले वाली प्लेट की, इस पे कितना चार्ज बचेगा, जैसे इस 0 बचेंगे। 0 बचेगा, है ना, Yes, क्योंकि टोटल चार्ज Q था, उसमें से सारा का सारा सरफेस पे आ गया, तो कुछ चार्ज नहीं बचेगा, 0 चार्ज बचेगा। अगर बच्चों इधर 0 है तो इधर 0 है, क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं बच्चों, तो इधर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक समझाने के लिए कि अगर इधर एक प्लस Q चार्ज होता, ठीक है, इधर प्लस Q चार्ज होता, अगर होता तो इधर माइनस Q आ जाता। क्यों? क्योंकि ये प्लस Q वाला सारे के निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, तो अगर यहाँ प्लस Q होता तो यहाँ पे माइनस Q हो जाता। ठीक है, चूंकि B के इनर सरफेस पे चार्ज 0 है ना, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कोई भी चार्ज इस वाले सरफेस पे इंड्यूस नहीं करेगा, तो इधर भी चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर इधर वाले सरफेस पे भी चार्ज 0 है बच्चों, तो माइनस 2Q जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारा का सारा माइनस 2Q इधर आ जाएगा। बच्चों अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो माइनस 2Q, ये जो चार्ज है माइनस 2Q, ठीक है, माइनस 2Q चार्ज इधर है, तो अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो मुझे बताएंगे क्या इस वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा, इस वाले सरफेस पे प्लस 2Q प्लस 2Q सर, प्लस प्लस 2Q। 2Q आ जाएगा। और अगर इधर बच्चों प्लस 2Q आ जाएगा, तो देखो टोटल 3Q होना है, तो 3Q टोटल है, उसमें से प्लस 2Q इधर आ जाएगा, तो प्लस Q ही बचेगा, जो कि इस साइड हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? सर ये 0 Clear कैसे है। आया वो मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा दूं। देखिए, जब भी आपको ऐसे प्लेट्स का अरेंजमेंट दिया हो ना, अभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, आधा ही सवाल हुआ है, लेकिन ठीक है, जब भी कोई अरेंजमेंट दिए हो प्लेट का, तो जितना जितना चार्ज दिया है प्लेट में उन सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, उतना चार्ज आउटर मोस्ट सरफेसेस में आएगा सिस्टम के। तो ये पूरा, ये मान लीजिए 3 प्लेट का सिस्टम है, सारा चार्ज जोड़ के डिवाइड बाई 2 करा, तो आउटर सरफेस यानी आउटर सरफेस ऑफ द सिस्टम मतलब इधर और इस साइड दोनों साइड Q आ जाएगा। ठीक है, इतना पहले डिसाइड कर लिया कि Q आएगा इधर भी और इधर भी। अब इस पूरी सिंगल प्लेट में टोटल चार्ज ही Q है और सारा का सारा चार्ज Q इधर आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसके पास, तो इस वाली सरफेस पे 0 होगा। इस वाली सरफेस पे 0 है तो इंड्यूस होकर इधर भी 0 ही आएगा, क्योंकि जितना चार्ज इधर आएगा इंड्यूस होकर उसका ऑपोजिट इधर आएगा। ठीक है, तो 0 है तो 0, तो इधर माइनस 2Q आ गया, क्योंकि इधर 0 आएगा तो पूरा माइनस 2Q है वो इस सरफेस पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 3Q में से, चूंकि माइनस 2Q इधर आ गया, तो 2Q इधर आएगा और बचा कितना Q, तो इधर आएगा। अब जरूरी नहीं बच्चों आपको लेफ्ट से राइट ही जाना है, आप राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं कि टोटल चार्ज Q है तो Q इधर आ गया, 3Q में से Q इधर आ गया तो 2Q इधर बचेगा, 2Q इधर बचेगा तो माइनस 2Q इधर आएगा, तो पूरा माइनस 2Q इधर आ गया तो इधर 0 हो जाएगा, और फिर इधर 0 तो इधर 0 और इधर प्लस आ जाएगा। तो बच्चों ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग लिख पाएंगे क्या, अगर प्लेट दे दिए गए हैं आप लोगों को तो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। एक सवाल देखता हूं मैं, अगर प्लेट्स वाले होंगे तो एक सवाल कर लेंगे। देखिए बच्चों, लगा रहा हूं सवाल। लिख रहे हैं क्या आप अभी या लिख चुके हैं? सर इस क्वेश्चन में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
हाँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। लिख चुके हैं बच्चों या लिख रहे हैं आप अभी? डन है। डन है, ठीक। एक सवाल करते हैं जहाँ पे प्लेट्स, सिस्टम ऑफ प्लेट्स होंगी और हमें चार्जेस निकालने होंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस से आएंगे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सर। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन। तीनों Yes, चार्जेस sir. को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपको आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्जेस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, है ना? ए और एफ पे समेशन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। मैं कुछ ऐसे बच्चों रैंडम चार्जेस असाइन करता हूँ, आप हर सरफेस पे चार्ज बताइएगा। -3q प्लस 2q और प्लस 7q। आपको हर सरफेस पे चार्ज बताना है। ए पे बताना है कितना चार्ज है, बी पे बताना है, सी पे बताना है, डी पे बताना है, ई पे बताना है, एफ पे बताना है। ए पर +3q, एफ पे भी +3q, बी पर 0, सी पर 0, सर आउटर मोस्ट सरफेसेस पर 3q। ठीक, +3q, बी पे -6q, सी पे +6q ओके। और डी पे है -4 +4q और फिर -4q ऐसे। ठीक, मुझे देखिए सबसे सिंपल, शुरू में सारे चार्जेस को जोड़ दीजिए डिवाइडेड बाय 2, तो 7 -3 4 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी ए और एफ पे तो 3q आ जाएगा चार्जेस। ठीक है, अब बच्चों ए पे अगर 3q है तो बी पे कितना होगा बच्चों, अगर आप में से कोई बताना चाहे? -6 6q। -6 -6q आएगा बच्चों बी पे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के -3q होना चाहिए, तो अगर 3q इधर आ गया तो -6q इधर आएगा। अगर बी पे -6q है बच्चों तो सी पे कितना आएगा? +6q। +6q। अगर सी पे +6q है और इधर +2q है बच्चों तो डी पे कितना आएगा? -4q। -4q। अगर डी पे -4q तो ई पे +4q +4q। और ये 4 और 3 मिलके बच्चों 7q बन जाएगा। बोलिए ठीक है? यस सर। यस सर। तो ऐसे अगर सवाल आए तो आप बस टोटल चार्ज जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा तो बाहर वाले सरफेस मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही आप चार्ज कंजर्वेशन का यूज करके आप हर एक प्लेट पे चार्ज लिख सकते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अगला डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोगों ने प्लेट्स पे ना चार्जेस निकालना सीख लिया कि हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बारी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए थोड़ा सा, तो मैंने अभी आपको समझाया कि एक चार्ज लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो करना कैसे होगा आपको? पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हैं तो हर एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए। जैसे कि बच्चों ये पहली वाली लेयर है, ये वाली क्यू वाली, तो इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा क्यू। बच्चों एक चार्ज लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आता है बताइए जरा आंसर। एक चार्ज लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया प्लस क्यू की वजह से। क्योंकि इस वाली लेयर पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंट्रीब्यूशन, इसका भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंट्रीब्यूशन, इसका माइनस है। तो जैसे ए पे इस वाली की वजह से इधर होगा पॉजिटिव वजह से, तो निगेटिव वाला इधर होगा अट्रैक्ट करेगा, तो मैं इसको निगेटिव वाले को माइनस ही रख देता हूँ। तो माइनस, अब इसका बच्चों चार्ज कितना है? 2q है ना, तो -2q डिवाइडेड बाय a, ये सिग्मा और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इस वाली लेयर की वजह से हो गया, माइनस वाली एक लेयर की वजह से। फिर बच्चों प्लस वाली लेयर की वजह से सेम लिखेंगे, है ना? कितना लिखेंगे? 2q 3q अपॉन ये सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्लस वाली की वजह से हो गया। फिर हाँ बेटा 3q
नहीं नहीं 2 क्यों होगा सर, नेट जोड़ जाएगा, नेट चार्ज। 2 क्यों आएगा? 2 क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि हाँ, मैं हर yes एक sir, लेयर की वजह से, इस वाली लेयर की वजह से, इस वाली लेयर, इस वाली लेयर, इस वाली लेयर, अब इस वाली लेयर की वजह से ये लिखा है। अब अगली वाली लेयर की वजह से बच्चों कितना आ जाएगा? प्लस प्लस क्यू प्लस बाय 2 टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ, प्लस 3q डिवाइडेड बाई 3Q a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए ठीक है एप्सिलॉन बच्चों? नॉट। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब यहाँ से सर देखिए जो अगर जो यस सर। हाँ जो सर अगर कैंसिल, हम हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर हम लेयर बाय लेयर कर रहे हैं तो वो आउटरमोस्ट वाले का तो क्यू बाय होना चाहिए था ना 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अरे सर 3 क्यों आएगा, एक क्यों सेकंड, आएगा? हाँ हाँ एक सेकंड, लास्ट वाले का मैंने शायद गड़बड़ लिखा है। एक सेकंड ना, मैं सही करता हूँ उसको। ये वाले का प्लस 2q और लास्ट वाली लेयर का बच्चों q है ना, मैंने गलत लिखा था। तो ये आएगा q बाई ए सिग्मा हो गया और सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा? यस सर। चलिए नो नो सर, नो। सर। अब इनको बच्चों जोड़ेंगे तो ये माइनस 2q और ये प्लस 2q, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 2 टाइम्स q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा q बाई a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a आएगा। बोले क्लैरिटी है क्या बच्चों यहाँ तक सबको? सर यस क्लियर। सर। ठीक है, अब अगर आप a का समझ गए हैं बच्चों तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से b का कैलकुलेट करके बता दीजिए। एक अगर आप सब समझ गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बता दीजिए। मैं भी लिखता हूँ, आप लोग भी करिए, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी अपने अपने मन से करिए। आप किसी का मतलब कुछ बी पे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर 0 होगा सर। ओके, बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी 0 होगा। कारण क्या है? देखिए, हर बार आपको हर टर्म लिखने का वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे बी पे 0 कैसे कह रहे हैं देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो चैप्टर के बीच पॉजिटिव में वाली है। लेयर है इसकी वजह से इधर आ जाएगा। ये दो निगेटिव पॉजिटिव बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव इधर भेजेगी और ये निगेटिव इधर लाएगी, तो ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को यस ऐसे कैंसिल सर। कर देंगे। और इधर जो बच्चों प्लस क्यू है वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, तो इस वाले प्लस क्यू का इस वाले प्लस क्यू को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप चाहो तो सारे टर्म्स लिख लो, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी 0 होगा। सी के बारे में बच्चों क्या कहना है? सर वो भी कैंसिल हो जाएगी क्या? करके बताओ आप। कैंसिल नहीं होगी बच्चों, सी पे कुछ नॉन जीरो आंसर आएगा, सी पे कुछ आंसर आएगा, तो आप लोग करके बताइए मुझे कितना आंसर आएगा सी पे। बी पे तो 0 है, सी पे कुछ नॉन जीरो आएगा। बच्चों मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ 2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आप लोग का भी आया है क्या? सर ये आ रहा है Yes, 2 sir. क्यों अपॉन एफ। 2q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी हो जाएगा। यस सर, ये यार। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, पूरा हर एक टर्म मत लिखिएगा, जो जो कैंसिल आपको लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगा उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन ए एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, क्यों अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ओके, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी जो है वो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के बराबर आएगा। सर सी वाला थोड़ा बताइएगा। हाँ सी वाला बताता हूँ। देखिए सी पे ना जो कैंसिल कर रहे हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो जैसे जो ये वाली लेयर है ना सी पे, इस वाली लेयर की वजह से राइट की तरफ आएगा और इस वाली लेयर्स की वजह से लेफ्ट की तरफ आएगा ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप ये समझ पा रहे हैं? जी जो सर। आउटर मोस्ट वाले दोनों है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सी पे। बोलिए ठीक है ना? जी सर। अब इस वाला जो लेयर है, ये जो प्लस 2q वाला चार्ज है, इसकी वजह से राइट की तरफ आएगा, सॉरी इसकी वजह से लेफ्ट की तरफ आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से लेफ्ट की तरफ आएगा। और ये जो निगेटिव लेयर है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। बोले ठीक है, पॉजिटिव इससे दूर जाएगा और निगेटिव इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगी। तो एक की वजह से जो वैल्यू आएगी है ना, मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे एक की वजह से आएगा 2q डिवाइड बाई ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक की वजह से है। जितना एक की वजह से होगी उतना ही दूसरे की वजह से होगी, तो इसलिए इंटू 2 कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी तो सर। ये आ जाएगा और डायरेक्शन होगी लेफ्टवर्ड्स,
अच्छा चलो बच्चों, हम लोग डायरेक्शन की तो बात नहीं करी है। सी पे बच्चों लेफ्टवर्ड डायरेक्शन होगी, बी पे तो 0 ही है। डी पे बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट लेफ्ट, डी पे राइट की तरफ। राइट साइड। राइट राइट साइड। इसका भी कंट्रीब्यूशन राइट के साइड और डी का वाला भी कंट्रीब्यूशन राइट के साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के साइड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बच्चों किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। ठीक है। तो बच्चों इससे दो तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो आपसे किसी भी, मैंने तो चारों पॉइंट क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी थी, कोई भी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इंडिविजुअल सरफेस पे चार्जेस पूछे जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल सरफेस पे चार्ज निकालने का तरीका है सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले आउटर मोस्ट सरफेस का लिख दीजिए, फिर आउटर मोस्ट सरफेस के अकॉर्डिंग आप हर एक सरफेस पे चार्ज लिखिए। हर एक सरफेस पे चार्ज लिखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय आपको हर एक टर्म लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि इसकी वजह से अच्छा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो फिर हर एक टर्म को लिखिए और फिर जोड़िए घटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सर हाँ बताइए। सर इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं कि दोनों आउटर मोस्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, राइट तो जो चार पॉइंट ए और पॉइंट डी वो बाहर हैं, जी तो बीच अंदर वाले प्लेट की वजह से नेट चार्ज तो कैंसिल ही हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जी तो आउटर मोस्ट प्लेट्स की वजह से बस देख सकते हैं सिग्मा अपन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। राइट, आउटर मोस्ट प्लेट्स की वजह से देख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, दोनों मिलके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर ये आपको मतलब ये एहसास होना चाहिए कि यार ये ना कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ हाँ वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकाले हैं, -2q और +2q लिखे हैं, वो डायरेक्शन को देख के लिखे हैं ना कि चार्जेस को देख? नहीं नहीं, डायरेक्शन को देख के। अब देखिए डायरेक्शन में क्या है ना कि जैसे मैंने इस वाले की चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इधर थी, है ना, तो मैंने उसको पॉजिटिव मान लिया था। देखिए पहला वाला टर्म पॉजिटिव लिखा है। अगर मैं एक्स एक्सिस मानूं कि ये नेगेटिव एक्सिस है तो मुझे इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है पर सर। नेट बैकवर्ड्स आ जाएगी, तो उसके लिए डायरेक्शन ठीक है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो, मैंने इसको इधर पॉजिटिव मान लिया था तो बाकी सबको नेगेटिव मान लिया था, समझ गए आप? यस सर। चलिए हेडिंग पड़ जाएगी बच्चों अगली, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अचीव करते हैं, डिस्कशन करेंगे। तो मुझे अगर आप में से कोई जानता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताना चाहे तो बता सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? सर किसी भी चीज़ की वजह से शील्ड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये तो उसके ऊपर जो है से कंडक्टर रख देते हैं, तो कंडक्टर जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाने देता, तो उस इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहा जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों बिल्कुल ठीक है। एक कंडक्टर है, आपने उसके अंदर कैविटी क्रिएट कर दी है, ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और आपने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो आप सबको पता है कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी इफेक्ट विद इन कंडक्टर नहीं जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो कैविटी में भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंटिल आप कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बाकी इस एक्सटर्नल फील्ड का कैविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैविटी में जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का विद इन कैविटी ऑफ कंडक्टर, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पर नाम कैसे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? कारण इसका यह है कि जैसे बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो रख दिए जाएंगे तो डैमेज कर सकते हैं, तो हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को विद इन कैविटी रखते हैं, यानी कंडक्टर का कोई एक ऐसा बना लेते हैं और उस कंडक्टर के अंदर उन सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है। तो चूंकि ये कंडक्टर प्रोटेक्ट करता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करके आपको और कुछ चीजें समझाता हूँ। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस विद इन कैविटी जीरो होता है, तो जो भी इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको विद इन कैविटी रखा जाता है ताकि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज होने से बचाया जा सके। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं।
चलिए बच्चों लिख लिया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। ठीक। अब मैं कुछ बच्चों आप लोगों को चीजें समझाता हूँ और ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना Q, तो मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सरफेस में आएगा। कैविटी पे कोई भी चार्ज या कैविटी के इनर सरफेस पे कुछ भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप चार्ज देते हैं Q और आपके कंडक्टर में कैविटी है तो सारा का सारा चार्ज सरफेस में आएगा। कैविटी के इनर सरफेस पे कुछ भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा, तो कैविटी के पास में कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मान लीजिए आपने इसको चार्ज Q दिया है कंडक्टर को, तो ये सारा का सारा चार्ज Q सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके पास में आप नेगेटिव चार्ज Q लाएंगे तो इसका जो बाहर वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर है कैविटी के साथ, तो बच्चों ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे डिसाइड होगा? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब थ्रू आउट सेम रहेगा, या कैसे डिसाइड होगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो? अनइक्वल यूनिफॉर्मेशन। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये चेंज होगा, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इसी के पास में एक दूसरा चार्ज ले आए माइनस Q का, अब बच्चों आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होंगे? जैसे माइनस Q चार्ज माइनस क्यू के पास ना हाँ, ज्यादा प्लस आ जाएगा। ये ज्यादा जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये माइनस Q के पास आ जाएंगे और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या सर अब यहाँ पे सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वैलिड होगा क्या? नहीं, अब नहीं वैलिड होगा, क्योंकि ये वैलिड होता है बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। अगर आपने इसके पास में नेगेटिव चार्ज ला के रख दिया है तो अब ये नेगेटिव अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा इस पे। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, आइसोलेटेड होता तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता। अब ये माइनस Q डिसाइड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्या सर इस माइनस Q का कुछ इफेक्ट कैविटी पे आएगा? नहीं, माइनस Q मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैविटी पे कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब चेंज हो जाएगी, ये वाला वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि आपने माइनस Q एक्सटर्नल चार्ज, तो अब ये डिसाइड नहीं करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिसाइड करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको दूर लेते जाएंगे, चार्जेस फैलते जाएंगे, आप इसको इनफाइनाइट दूरी पे रख देंगे तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। दूर पास में लाएंगे, ये वैलिड नहीं रहेगा, ये डिसाइड करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी। उसके बाद मान लीजिए बच्चों आपने कैविटी में एक प्लस Q चार्ज रखा, कैविटी के अंदर प्लस Q चार्ज रखा, तो कैविटी में बच्चों चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे इनर सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे, इनर सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, मतलब इधर माइनस Q आ जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस Q हो जाएगा। सर यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि आपने अंदर वाले कैविटी का जो सरफेस लिया है वो स्फेरिकल लिया है, स्फेरिकल यानी सिमेट्रिकल सरफेस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होगा। तो बच्चों अगर आपने कैविटी के अंदर Q रखा है तो इधर इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q, और चूंकि इधर माइनस आ गया बच्चों, हुआ क्या होगा, आपने कंडक्टर में चार्ज रखा, ठीक है, प्लस Q, यहाँ पे चार्ज रखा प्लस Q, तो हुआ क्या कि इस प्लस Q चार्ज ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया होगा। ठीक है, ये जो चार्ज है हमारा, इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब अट्रैक्ट हो गए तो सरफेस पे आ गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सरफेस पे आ गए, है ना, नेगेटिव चार्ज ऐसा पूरा सरफेस पे आ गया। कितना नेगेटिव चार्ज होगा? माइनस Q के बराबर होगा। तो ये जो चार्ज आया है इनर कैविटी पे, ये माइनस Q है। अगर इनर कैविटी पे माइनस Q है तो बच्चों एक्सटर्नल सरफेस पे कितना बचेगा? प्लस Q बन जाएगा। कारण क्या है? पहले यूनिफॉर्मली सारा डिस्ट्रीब्यूशन था, इस चार्ज की वजह से सारे निगेटिव्स आ गए इधर, तो आउटर साइड डेफिशिएंसी हो गई नेगेटिव की। अगर आउटर साइड डेफिशिएंसी हो गई नेगेटिव की तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरे कंडक्टर में। ठीक है,
ये पूरे कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर अब इसका डेंसिटी कैसे डिसाइड होगा? इसका डेंसिटी डिसाइड होगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से। पर सर यहाँ पे तो चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या ये चार्ज बाहर वाले कैविटी पे फर्क, बाहर वाले चार्जेस पे फर्क नहीं डालेगा? नहीं। देखिए जिस तरह से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी पे कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट नहीं डालती है, उसी तरह से कैविटी के अंदर क्या हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो कैविटी के चीजों को केवल कैविटी वाले इन्फ्लुएंस करेंगे और बाहर की सरफेस को इन्फ्लुएंस करेंगे बाहर वाले चार्जेस। मतलब कि अगर मैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहता हूं तो मुझे बाहर एक चार्ज रखना पड़ेगा, तो फिर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंदर कैविटी के अंदर क्या हो रहा है वो कैविटी के अंदर चार्जेस डिसाइड करेंगे, कैविटी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैविटी के अंदर वाले चार्जेस डिसाइड करेंगे। बाहर वाले चार्जेस का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो बाहर आपको चार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी पे कोई फर्क नहीं डालती है, कैविटी के अंदर अगर आपने कोई चार्ज रख दिया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे या बाहर वाली सरफेस पे कोई फर्क नहीं डालेगी। ठीक है, उसी तरह से बच्चों मान लीजिए आप कैविटी के अंदर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए बच्चों कैविटी के अंदर जो माइनस आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस होगा या कैसे होगा? ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्मली सर। नॉन यूनिफॉर्म जो के पास ज्यादा माइनस क्यों होगा? हाँ, जहां पे प्लस क्यू आपने जैसे इस वाले सरफेस यहाँ प्लस ज्यादा पास है तो यहाँ पे ज्यादा माइनस हो जाएगा, और जहां पे दूर है बच्चों वहां पे माइनस क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। मेरी बात हो समझ रहे जाएगा। हैं? यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम। अच्छा सरफेस पे बच्चों जो चार्ज आएगा उसके बारे में क्या कहना है आपको? सरफेस पे सब वो किस यूनिफॉर्म होगा। वो यूनिफॉर्म होगा, वो बच्चों ये प्लस यूनिफॉर्म होगा। कारण क्या है उसके प्लस यूनिफॉर्म होने का? तो क्योंकि अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं है बट एफिशिएंसी की वजह से वो हो रहा है। हाँ, ये इस वाले चार्ज का इफेक्ट यहां नहीं आएगा। तो देखिए माइनस ये आ गया, इधर पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव को सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप बाहर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करना चाहते हैं तो बाहर आपको एक चार्ज रखना पड़ेगा। कैविटी के चार्ज बाहर के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो बस आपको यही समझाना था कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई फर्क नहीं डालेगी, और कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है तो बाहर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। तो नोट कर लीजिए आप, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, सवाल कराता हूँ किसी पे। डन सर। कह रहे थे ठीक। कोई बात करनी थी सर आपको, कल क्या आप कह रहे थे ना, हाँ हाँ कल हाँ आप कह रहे थे। हाँ हाँ हम्म, ये हो गया बच्चों, कंप्लीट लिख लिया आप लोगों ने? सवाल कराता हूँ इस पे मैं एक। कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उसमें कैविटी है, देयर इज नो चार्ज प्लेस्ड इन द कैविटी। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो। ऑप्शन जीरो। है ना, यही मैंने Zero आपको option. अभी फर्स्ट ऑप्शन। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यही पढ़ा है अभी हम लोगों ने। अगला सवाल, माइनस क्यू। माइनस क्यू। ऑप्शन माइनस क्यू। माइनस। a cavity is created inside neutral conductor if a charge q is placed inside the cavity, the charge on the inner surface of the cavity will be minus q and the charge on the outer surface of conductor बच्चों charge on the प्लस outer क्यू। प्लस क्यू। प्लस क्यू सर, प्लस। है ना, Plus आउटर Q. सरफेस ऑफ कंडक्टर प्लस क्यू आएगा, इनर सरफेस ऑफ कैविटी माइनस क्यू आएगा। तो कैविटी के अंदर जो चार्ज रखेंगे वैसे का वैसा ही चार्ज सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आ जाएगा। कैविटी की इनर सरफेस पे उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आएगा। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। बच्चों आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर कुछ जानते हो और बताना चाहें तो बता सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है सर डाइलेक्ट्रिक। नॉन कंडक्टिंग सर इसको, यस सर, लेकिन सर इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो सर इसके जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, उससे अपने एटम से अलग हो जाते हैं और वो सरफेस पे चले जाते हैं सर। सरफेस पे इस तरह कर देते हैं कि दोनों को न्यूट्रलाइज। ठीक है बच्चों, देखिए डाइलेक्ट्रिक बोला जाए तो आप बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग ही मानिए, तो ये इंसुलेटर मान सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर को कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, कंडक्टर्स नहीं है ये, इंसुलेटर्स हैं, इनमें फ्री चार्ज नहीं है। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में अंतर ये है कि डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्जेस नहीं है, कंडक्टर्स के पास फ्री चार्जेस हैं। तो अगर आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है आज समझेंगे। तो फिलहाल तो आपको बस ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक जहां पे भी लिखा है मतलब इंसुलेटर।
अब डाइलेक्ट्रिक बच्चों दो तरह के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर और एक हो गया नॉन पोलर। बच्चों जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए, फॉर एग्जांपल वाटर, है ना, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में आप कोई ऑक्सीजन होगा सर, हाँ ऑक्सीजन भी आ सकता है। हाँ क्या क्या पोलर भी आ डाइलेक्ट्रिक सकता है। में जैसे वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है बच्चों, आप सबको पता होगा, है ना, H2O, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, एक डाइपोल मोमेंट इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, इसको पोलर बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो नॉन पोलर कहलाएंगे, और जहां पे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे, ठीक है। अब पोलर नॉन पोलर, एग्जैक्टली। अब इतना बच्चों Non-polar डिस्कशन का- डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, दो टाइप के होंगे, पोलर और नॉन पोलर, बस इतना काफी है। अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों क्या होता है ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी हो तो हम लोग पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, फिर नॉन पोलर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से कुछ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पोलर डाइपोल को, पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है बच्चों कि नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, मान लीजिए ऐसा आ रहा है नेट डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब ये है कि इधर नेगेटिव नेट है और इधर नेट पॉजिटिव है ना, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरह से है, तो है ना। तो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए नहीं लगाया हुआ है आपने, कुछ भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली ऐसे, कोई परफेक्ट अलाइनिंग कुछ भी ऐसा नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारे डाइपोल्स का, वो अलाइन हो जाते हैं। किस तरह से अलाइन होते हैं, इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, एक सेकंड मुझे, मैं बच्चों देखिए सही अलाइन कर रहा हूं या गलत अलाइन कर रहा हूं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, अपोजिट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में सही अलाइंड है बच्चों या गड़बड़ है, अपोजिट होते हैं सर। ऑपोजिट होते हैं सर कर्व है। बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से शुरू होकर इधर जा रहे हैं ना, तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, बोलिए ठीक है। यस सर। यस तो सर। डाइपोल्स में भी ऐसे ही अलाइन होंगे कि जैसे देखिए बच्चों डाइपोल इधर माइनस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी इधर वाला नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सर डाइपोल कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, सही अरेंजमेंट है बच्चों, है ना, सही अरेंजमेंट है। इधर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास रहेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास रहेगा, बोलिए ठीक है, समझ गए आप? यस सर, यस सर, यस। तो रैंडमली अलाइंड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुछ ऐसे रैंडम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इन पे एक टॉर्क लगेगा, है ना, पीई साइन थीटा, वो टॉर्क लगेगा और वो पूरा जो भी आपके डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह का अरेंजमेंट का क्या मतलब बच्चों, इस तरह के अरेंजमेंट का मतलब ये है कि डाइपोल के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारे इस साइड आ गए हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के जितने नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस साइड आ गए हैं, और पॉजिटिव सारे देखिए इस साइड है ना, जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो सारे के सारे इस साइड आ गए हैं, जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो सारे के सारे इस साइड आ गए। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल्स अरेंज होते हैं, डाइपोल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि इस साइड नेगेटिव आ गया पूरा और इस साइड पूरा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, इनको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्जेस, और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड होगी, बिल्कुल कंडक्टर की तरह। बस अंतर इसमें ये है, कंडक्टर में बच्चों इंड्यूस्ड चार्जेस आते थे, कंडक्टर्स में भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आते थे, और फाइनली क्या होता था कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती थी, दोनों कैंसिल होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती थी कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर के अंदर वैसा करना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बच्चों एक इंसुलेटर है, ठीक है, इसमें फ्री चार्जेस नहीं है। कंडक्टर में तो इनफाइनाइट
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे उतना ज्यादा चार्जेस का सेग्रीगेशन हो जाएगा कंडक्टर में, और तब तक होता रहेगा सेग्रीगेशन जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ये बच्चों इंसुलेटर है, इसके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं है। ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपका एक्यूमुलेशन देख रहे हैं वो इसलिए हो गए क्योंकि जितने भी डायपोल्स थे वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसकी वजह से नेट इधर निगेटिव आ गया और नेट इधर पॉजिटिव आ गया। ये चार्जेस के सेग्रीगेशन से नहीं हुआ है, ये डायपोल्स का अलाइनमेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सारे पॉजिटिव इधर सारे नेगेटिव इधर। तो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर पाए, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इफेक्ट को कम जरूर कर देगी, क्योंकि आप यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ई नेट आएगा, और ई नेट कुछ कम होगा ई एक्सटर्नल से, क्योंकि ई इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, मान लेते हैं 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई कुछ 90 न्यूटन पर कूलम। तो मुझे बताएंगे बच्चों ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 10 100 कूलम, लगाएंगे, इंड्यूस 10 न्यूटन न्यूटन पर कूलम, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर। जीरो नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर कितना गिरा देता है? जनरली डिपेंड करता है किस तरह का आपने डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। तो कितना गिरा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिपेंड करता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, है ना। तो एक और यहां से एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना ये डिसाइड करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम होगी। सर कैसे डिसाइड होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों हम लोग बोलते हैं कि जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जिस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने 100 न्यूटन पर कूलम, 100 यूनिट का आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और जो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वो 50 न्यूटन पर कूलम की मिल गई। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपने कितने का लगाया होगा? डाइलेक्ट्रिक आपने किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज किया होगा? बाहर लगाई थी 100, अंदर मिली 50, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, कोई बताना चाहेगा? 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। 2 सर। जिस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है वो फैक्टर कहलाता है 2, है ना। फिर से एक देता हूं, बताइएगा ध्यान से। आपने एक्सटर्नल लगाई मान लीजिए 100, ठीक है, और आपको नेट मिल रही है मान लीजिए बच्चों 25, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? और सर 4। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों वो वैल्यू है जो आपको बताता है कि किस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस क्वांटिटी नंबर है, ठीक है। बस जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हमें अंदाजा दे देता है कि यार हाँ इस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए लिखना क्या क्या है मैं समझाता हूं आपको। पहले डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं 2 टाइप के, पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर वो जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, पोलर वो जिनका नेट डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल खुद को अरेंज कर लेते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो किस फैक्टर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस है ना। और फिर एक एग्जांपल लिख लीजिएगा कि बाहर अगर 100 लगा रहे हैं अंदर 50 मिल रही है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 है। नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इसके। अरे इसमें हम नोट क्या करेंगे? इसमें हम नोट क्या करें? इतना ही लिख लीजिए, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना ही लिख लीजिए, काफी। कोई सर डेफिनेशन जैसे नहीं किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो सर वो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? इंसुलेटर ज्यादा है क्या? हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है मतलब कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से कम कर देगा। मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला आधा कर देगा अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 वाला अंदर जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 10 गुना कम कर देगा। यानी जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा इंसुलेटर क्लोज होगा कंडक्टर के। इनफैक्ट कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगा इतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा सर। हाँ जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे इंसुलेटर उतना ज्यादा करीब जाता जाएगा कंडक्टर के। तो के बहुत बड़ा है मतलब कंडक्टर, इनफाइनाइट के कंडक्टर, के बराबर 2, के बराबर 10,
तो k बराबर 10 ज्यादा कंडक्टिंग वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, k बराबर 2 ज्यादा इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, और k बराबर 0 हो जाएगा तो परफेक्ट इंसुलेटर। k बराबर 0 मतलब पूरा इंसुलेशन, k बराबर 0 मतलब इनेट इनफाइनाइट है। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, एक सेकंड बच्चों ना, k बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k बराबर 0 कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट आ जाएगा। नहीं, k बराबर 0 पॉसिबल नहीं। हाँ, कंडक्टर्स के लिए k बराबर इन्फिनिटी होगा, ठीक है, k बराबर 0 नहीं। लिख लीजिए, कुछ पूछना है तो और पूछ लीजिए, डिस्कशन करेंगे। सर लिख लिया? यस सर लिख लिया। सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर मेरे थोड़े वेव्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब। हाँ बताइएगा। सर एक वो डीपीवी में है क्वेश्चन। अच्छा ओके। सर वैसे थोड़ी मतलब एसएचएम में भी थोड़े नहीं बन रहे थे। सर ऐसे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ा बताइए। अच्छा पूरे वेव्स में और एसएचएम में दिक्कत आ रही है? यस सर, और सर मार्क्स भी मतलब मेरे आजकल कांस्टेंट ही चल रहे हैं। अच्छा 580 सर, एआईटीएस में भी इतने थे, और 580 अब जो मेजर। हाँ ओके बच्चों ये सर हो फिर गया क्या है, करूं मैं अब इनसे थोड़ा सा बात करूंगा, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, और बस आप लोगों से थोड़ा सा चलिए, अब आप समय हो गया, मंडे को हम लोग बात करेंगे, मंडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है, तब चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग जाइए। सर हमारी क्लास में निखिल का बर्थडे है सर। निखिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। क्लास खत्म हो गई बच्चों, जो जाना चाहें आप जा सकते हैं। अच्छा आपके मार्क्स 580 कांस्टेंट हो गए, फिजिक्स में भी स्टैग्नेंसी आ गई है, फिजिक्स में क्या चल रहा है? सर का मतलब फिजिक्स में भी सर 150 आ रहे हैं, कभी 140 आ रहे हैं, बस इससे ऊपर नहीं जा रहे ना नीचे जा रहे हैं। बच्चों देखो 150 तो मतलब रेस्पेक्टेबल स्कोर है फिजिक्स में, फिर भी आप इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़िया है। तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये 150 से जैसे हम लोग को 180 तक जाना है, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप कुछ पैटर्न आपने देखा है क्या कि मेरे से इस टाइप की गलतियां ज्यादा हो रही हैं? जैसे अभी तो आपने सर थोड़ा SHM थ्योरी में काफी गलत हो जाते हैं, थ्योरी में थ्योरी गलत हो जाते हैं। वगैरह में। हाँ जी। अच्छा ओके, थ्योरी में और सर assertion भी जैसे गलत है? मतलब नहीं सर, जैसे स्टेटमेंट वाइज नहीं आ जाते। हाँ। और सर साथ में जब मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सर वो एक इस बार 17th क्वेश्चन था मेजर में, सर फिर वो गलत हो जाते हैं, मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता। अच्छा तो थ्योरेटिकल वाले सवाल जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यार थ्योरेटिकल वाले सवालों में दिक्कत है, तो यार उस टाइप के सवाल आप और प्रैक्टिस करिए, है ना, डीपीपी में उस तरह के सवाल खोजिए और सवाल सॉल्व करिए, जो वर्कशीट दे रहा हूँ मैं उसको और अच्छे से आप सॉल्व करिए, है ना। तो थ्योरेटिकल वाले सवाल, और जैसे कुछ और स्टडी मटेरियल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल सवाल सॉल्व करिए, मतलब कुल मिला के अगर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम समस्या है तो उनको और आप अच्छे से सॉल्व करिए, है ना, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करिए। बाकी समय का मतलब क्या रहता है, विद इन मतलब पेपर पूरा पढ़ लेते हैं सब समय यस का सर, कोई? टाइम की तो मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती सर, वो हमारे सब फिल हो जाते हैं सर, 30 मिनट्स बच जाते हैं मतलब। आपके मतलब पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद 30 मिनट्स बच भी जाता है? गुड। हाँ सर, वो मैं थोड़ा सीक्वेंस सर सही रखता हूँ, पहले बायो कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर फिजिक्स और लास्ट में केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है। एसएचएम वेव्स के लिए आप क्या मतलब आपको क्या मतलब इनमें दोनों इन जनरल इस टॉपिक में डिफिकल्टी है, या एसएचएम के अंदर भी देखिए जैसे 2-3 केसेस हैं, जैसे काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम है, काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम के अंदर जैसे हम लोग स्पीड निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, और स्पीड एक्सेलरेशन का रिलेशन, स्पीड और मतलब नहीं सर, जैसे वो टाइम पीरियड है ना, वो जैसे उसका आ गया, मतलब वो लिक्विड कॉलम का आ गया सर, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी। अच्छा ओके लिक्विड कॉलम वाले प्रॉब्लम्स में वो यूट्यूब वाले सवाल में। समझ गया यूट्यूब में जब एक तरफ से हाँ फ्लूइड जी। को प्रेस करके रिलीज कर देते हैं। यस सर यस। ठीक है, तो वैसे ये सवाल आपके डीपीपी में है या आपके मेजर टेस्ट में आए थे? सर हेलो सर। DPP में था, मेजर में हेलो सर। मेजर में तो नहीं आए। हाँ बोलो। सर हेलो DPP सर। में था, मेजर में नहीं आए। हाँ ठीक है, देखिए आपके ना टाइम हाँ बोलिए पहले सूरज जी आप बोल लीजिए, बताइए। सर मैं कैसे बढ़ाऊं सर नंबर? ओके देखिए टाइम पीरियड में कैलकुलेशन में 2 टाइप के प्रॉब्लम आपको मेनली दिखेंगे, जो आपके मतलब टेस्ट होंगे या कहीं भी आप एग्जाम देखें, ठीक है, वो होंगे सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक, है ना। इसके फिर वेरिएशन बहुत सारे होंगे कि लिफ्ट के अंदर रख देंगे, एक्सलेटेड कंटेनर में, ये सब, ठीक है। जो आपने ये यूट्यूब वाला प्रॉब्लम देखा होगा वो आपको डीपीपी में मिलेगा, क्योंकि डीपीपी में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने चूंकि ये मोस्टली यही केसेस मिलते हैं, ये वाले केसेस रेयरली कभी मिलते हैं,
तो मैंने ये वाला कराया नहीं था क्लास में, तो अगर आप इसमें प्रॉब्लम Yes. फेस कर रहे हैं तो जेन्युइन है, मतलब इसमें आपका ज्यादा उसमें दोष नहीं है। आप कर लेंगे, ये डिस्कशन कर लेंगे, है ना। मुझे डीपीपी डिस्कशन का समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ये कर लेंगे। बाकी देखिए, अगर आप इन दोनों में स्ट्रांग है, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक में, यस सर, ये तो हो जाते हैं मतलब। तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। आप मतलब इस लेवल के एग्जाम इजीली, देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ज्यादा होंगे, फिर पूरा डिस्कशन होगा, तो वो थोड़ा सा अलग लेवल पे चले जाते हैं ना। बाकी अगर आप इन दोनों में कंफर्टेबल हैं तो फिर आपको टाइम पीरियड में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिए, इसके सारे केसेस कर लीजिए, जो ठीक है वेरिएशन सर। होते हैं वो कर लीजिए। तो इनमें डीपीपी थोड़ा सा वो चले जाती है। आपको एक मैंने वर्कशीट भी दी होगी एसएचएम की, उसको यस सर। आप पूरा एंड टू एंड कर लीजिए, है ना। जो मैंने जी टॉपिक सर। पढ़ाए हैं और वो डीपीपी के उसके प्रॉब्लम कर लीजिए, बाकी वो जो वर्कशीट दी वो एंड टू एंड कर लीजिए। दैट इज परफेक्टली डिजाइंड फॉर नीट, उसके अलावा आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक लेवल ऊपर जाते हैं, लेकिन यस इनका सर। सेंस नहीं है कराने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा आसान है, आप वहां मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसके आने की प्रोबेबिलिटी यस बहुत सर। कम है। ठीक है, तो नहीं हो रहे हैं तो ठीक है कोई सर। बात नहीं, तो इसमें आप सर और डिमोटिवेट मत होइए। मतलब हाँ बताइए। सर मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं सर? थोड़े मेरे तो 580 के राउंड ही रहते हैं मतलब। देखो यार, फिजिक्स में अगर 580 आ रहे हैं, फिजिक्स में आपका 150 स्कोर देखिए बुरा नहीं है, फिजिक्स में 150 स्कोर बढ़िया स्कोर है। सर ऐसे नहीं रहता मतलब, कभी हाँ। फिजिक्स में अगर बायो में अच्छे आ गए तो फिजिक्स में 140 हो गए, बायो में बुरे आ गए तो मतलब फिजिक्स में 150 हो फिजिक्स गए, में ऐसे हो जाते कांस्टेंट हैं। है। अच्छा ओके, और आपका ओवरऑल 580 मतलब इसी के आसपास रहते हैं आप, प्लस माइनस 20 यस ऐसा? सर, 576 581 बस, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 580 बस। ओके, और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी नहीं है, वेरिएशन होता रहता है, कभी बायो हाँ ऊपर कभी वेरिएशन होता रहता है सर। ओके, फिजिक्स यस। बायो ऐसा कुछ? यस सर, वेरिएशन। चलो बायो बाय में सर। तो जितना मुझे समझ में आता है बच्चों, देखिए मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए, बायो का जो मार्क्स रहता है वो तो मतलब कम नहीं होना चाहिए। तो पिछले कितने टेस्ट में से आपके बायो के कम हो गए? देखिए फिजिक्स का तो मैं समझता हूँ कई बार कि पेपर ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाता है, बायो सर में इस बार हाँ बायो और बॉटनी और जूलॉजी में 155 थे दोनों में ही, ओके और पिछली बार 140 थे, तो फिजिक्स में आगे ज्यादा हो गए थे, ऐसे चल रहा है सर। हाँ। तो देखिए बायो में तो भाई और आप लोग मेहनत करिए, बायो के नंबर नहीं कम करने चाहिए, बायो तो आपको बहुत बढ़िया, क्योंकि बायो में अच्छा स्कोर कर लेते हैं सारे लगभग लगभग। ठीक है, फिजिक्स हाँ ऐसा है, फिजिक्स के बारे में आपको बता सकता हूँ कि देखिए फिजिक्स में बेसिक्स ही सही रखने हैं, कि आप टेस्ट के बाद देखिए कि यस। नंबर कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरे से थ्योरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो आप यस सर। थ्योरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स को और ज्यादा कहीं से प्रैक्टिस करिए, वर्कशीट करिए। जो थ्योरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स डीपीपी में आपने एक बार कर लिए हैं, वापस उनमें रिविजिट करिए कि यार ये इसका ये आंसर होगा, या थ्योरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स जो पेपर में गड़बड़ हो गए उनको एक बार मुझसे डिस्कशन कर लिए कि सर मैं ये सोच रहा था, मेरा ये था, है ना। यस सर। तो जो आपका पेन पॉइंट है उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, कि न्यूमेरिकल आपको लग रहा है कि यार मेरे से होते हैं, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल को साइडलाइन करके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, उनको है ना बार बार करिए, जितने ज्यादा बार जी सर। करेंगे उनका उतना बेहतर होगा। सर तो वैसे जो हाँ क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं वैसे ही आते हैं ना सर, जैसे यूट्यूब वाला क्वेश्चन है मतलब, हाँ इसमें सर थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये देखिए मैं करा सकता था, लेकिन ये मुझे मतलब ये लगता नहीं है कि ये हमारे लिए जरूरी है। हो सकता है बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं, लेकिन अगर आप ये दोनों में ज्यादा मेहनत देंगे, क्योंकि यस जैसे सर। एसएचएम के वैसे भी थोड़ा सा एसएचएम का पोर्शन कम आता है, उसमें भी यस सर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देंगे तो हम अपना यूजफुल टाइम इसमें दे रहे होंगे, बहुत कम चांसेस हैं यस कि सर। कुछ ऐसा पूछा जाएगा, तो घबराइए नहीं। जो मैंने कराया आप बेसिक उतना बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, और सर वर्कशीट इसको कर लीजिए, छोड़ दे प्रैक्टिस मतलब। कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।